हेलो एवरीवन, वेलकम टू बंदना अकेडमी। तो जैसा कि आपकी ईवीएस की क्लासें आपको दी जा रही हैं और हम एनसीईआरटी बुकों का रिवीजन कर रहे हैं, क्योंकि अब आपके पास समय बहुत कम है। और अगर आपने अभी तक एनसीईआरटी बुक नहीं भी पढ़ी है तो भी इस क्लास से आपको एनसीईआरटी बुक बिना पढ़े भी काम आपका चल जाएगा। और ये देखो, क्लास में आपको दिखा दूँ, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली हैं। तो आप फर्स्ट क्लास भी अवश्य देखें और आज आपकी सेकंड क्लास है। ठीक है, ये कुत्ते एक दूसरे को किस तरीके से पहचानते हैं, और डॉल्फिन की पूरी भाषा होती है, सांप के भी कान होते हैं, छोटे छोटे छेद होते हैं। ठीक है, केंचुए, चींटी और कुत्ते, इन सब के बारे में हम पढ़ चुके हैं। हम पक्षियों के बारे में भी पढ़ चुके हैं, जैसे बसंत गोरी है, शक्करखोरा है, आपका चीलबाज गिद्ध है, और ये मनुष्य से 4 गुना ज़्यादा देख सकते हैं। ठीक है, ये आपकी फक्ता है, कबूतर है, ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। पक्षियों के पंजे के बारे में भी पढ़ चुके हैं। तो आज आपकी क्लास यहाँ से शुरू होगी। भारत के प्रमुख वन्य जीव अभयारण्य एवं राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। तो आज की क्लास आपकी यहाँ से शुरू होने वाली है। तो आप वीडियो के लास्ट तक अवश्य बने रहें और लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी अवश्य कर लें। साथ ही साथ आपको एसएसटी की भी क्लासें मिल रही हैं एनसीईआरटी पर, और बहुत सारी प्लेलिस्ट मैंने आपके लिए बना रखी है। आप वहाँ जा कर के 1 बाय 1 सारी वीडियोज़ अवश्य देखा करें। तो चलो शुरुआत करते हैं हम। भारत के प्रमुख वन्य जीव अभयारण्य एवं राष्ट्रीय उद्यान। अगर आप चाहते हैं कि ईवीएस में आपके 30 में से 30 नंबर आए तो आप हमारे साथ जुड़िएगा। ठीक है, एनसीईआरटी सॉल्यूशन के साथ साथ आपको पेडागोजी भी कराई जाएगी, और पेडागोजी के साथ साथ आपको प्रैक्टिस भी जमकर कराई जाएगी। और आप अगर पीवाईक्यू की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर के आप वहाँ कर सकते हैं। और पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को अवश्य ज्वाइन करें। वहाँ आपको ये सारी पीडीएफ जो भी मैं पढ़ाती हूँ, सभी पीडीएफ आपको मिल जाएंगी। भारत के प्रमुख वन्यजीव अभयारण्य एवं राष्ट्रीय उद्यान। सबसे पहले हम बात करते हैं जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान की। ये कहाँ स्थित है? तो ये आपका उत्तराखंड में है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है। इसकी स्थापना विलुप्त प्राय बंगाल टाइगरों की रक्षा के लिए 1936 में की गई थी। ये उत्तराखंड के नैनीताल जिले में स्थित है। यहाँ बाघों की आबादी बहुत अधिक है। अब बात करते हैं गिर राष्ट्रीय उद्यान की, और ये आपका गुजरात में है। तो ट्रिक भी आप बना सकते हो गिर। ठीक है, गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? गुजरात में है, यानी इसमें भी आपका गाय है और इसमें भी आपका गाय है, तो आप इसे भूलोगे नहीं। गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात। गिर वन संरक्षित क्षेत्र की स्थापना 1913 में एशियाई सिंहों के बचे हुए सबसे बड़े समूह को संरक्षण प्रदान करने के लिए की गई थी। गिर वन राष्ट्रीय उद्यान बाघ संरक्षित क्षेत्र है जो एशियाई बब्बर शेर के लिए विश्व प्रसिद्ध है। अब बात करते हैं दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान आपका कहाँ है? तो ये आपका उत्तर प्रदेश में है। ये उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा समृद्ध जैव विविधता वाला क्षेत्र है। ये राष्ट्रीय उद्यान बाघों और बारहसिंगा के लिए विश्व प्रसिद्ध है। और देखो, ट्रिक बनाने की एक चीज़ ये होती है कि आप दूसरों पर डिपेंड मत होइए। ठीक है, स्वयं से ट्रिक बनाया करिए। ठीक है, आप इसके लिए कोई भी ट्रिक बना सकते हो कि सबसे ज़्यादा दूध कहाँ मिलता है, सबसे ज़्यादा गाय भैंसें कहाँ मिलती हैं। तो आप मान के चलो दुधवा, तो दूध कहाँ मिलता है? उत्तर प्रदेश में मिलता है। या फिर आप इस तरीके से इसे कनेक्ट कर सकते हो कि सबसे ज़्यादा दूध हमें गायें देती हैं, और हमारे कृष्ण भगवान के पास बहुत सारी गायें थी। तो कृष्ण भगवान कहाँ के थे? ठीक है, तो कृष्ण भगवान हमारे मथुरा जिले में गोवर्धन, ठीक है, बरसाना गोकुल के थे। और ये कहाँ है? तो ये आपका उत्तर प्रदेश में है। तो इस तरीके से आप अपने मन से ट्रिक भी बना सकते हो, और जो हम अपने आप से स्वयं से ट्रिक बनाते हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छी होती हैं, क्योंकि दूसरों की ट्रिक को हमें हमें ट्रिक को भी याद करना पड़ता है, लेकिन जो ट्रिक हम स्वयं कनेक्ट करते हैं। आप जो डेट होती हैं, ठीक है, जैसे आपका ये आ रहा है 17 जुलाई 2016, आपके किसी आस-पास पड़ोस में, आपके रिश्तेदार में, आपके भाई बहनों में किसी की भी डेट ऑफ बर्थ हो तो आप इसको जोड़ सकते हो। ठीक है, नहीं भी है तब भी आप इसको किसी भी दोस्त की अपनी ही डेट ऑफ बर्थ बना के किसी चीज़ को आप याद कर सकते हो। तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है आपका? ये उत्तर प्रदेश में है।
कंचनजंगा नेशनल पार्क, तो ये सिक्किम में है। इसे 17 जुलाई 2016 को प्राकृतिक विश्व विरासत स्थलों की सूची में शामिल किया गया। ये भारत का पहला विरासत स्थल है। यहाँ विश्व की तीसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी कंचनजंगा स्थित है। तो कंचनजंगा क्या है? कंचनजंगा विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है। और भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, ये आप कमेंट करके अवश्य बताएं। अब है आपका दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान। इसकी स्थापना 1981 में हुई थी। ये जम्मू और कश्मीर में श्रीनगर से 22 किलोमीटर दूर स्थित है। दाचीगाम का अर्थ है 10 गांव। ये उद्यान हंगुल मृग या कश्मीरी हिरण के घर के तौर पर जाना जाता है। यहाँ अन्य जंतु भी पाए जाते हैं, जैसे तेंदुआ, हिम तेंदुआ, काला भालू, भूरा भालू, जंगली बिल्ली, हिमालयी मार्मोट, कस्तूरी मृग, लाल लोमड़ी और सुनहरे चील। उद्यान में पाए जाने वाले मुख्य पेड़ हैं। अब वृक्ष कौन 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 से हैं? हिमालयी नमशीतोष्ण सदाबहार, नम पर्णपाती और झाड़ियाँ, देवदार, चीड़ एवं शाहबलूत यानी ओक। अब बात करते हैं चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य। तो ये आपका कहाँ है? ये भी आपका उत्तर प्रदेश में है। इस अभ्यारण्य की स्थापना 1957 में एशियाई शेरों को संरक्षण देने के लिए की गई थी। शेरों के अलावा यहाँ शाही, काले हिरन, चीतल, जंगली सूअर, सांभर, नीलगाय और भारतीय चिंकारा जैसे कई अन्य जानवर भी पाए जाते हैं। यहाँ घड़ियाल और अजगर जैसे रेंगने वाली प्रजाति के जीव भी पाए जाते हैं। अब बात करते हैं नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान की। तो नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान आपका कहाँ है? ये आपका उत्तराखंड में है। राष्ट्रीय उद्यान के तौर पर नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1982 में हुई थी। ये उत्तरी भारत में उत्तराखंड राज्य में नंदा देवी की चोटी 7,816 मीटर पर स्थित है। वर्ष 1988 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल किया, यानी वर्ल्ड हेरिटेज साइट। ये राष्ट्रीय पार्क हिमालयी पक्षी, हिमालयन कस्तूरी मृग, गोरल, हिम तेंदुआ के लिए प्रसिद्ध है। अब बात करते हैं सुंदरबन नेशनल पार्क। तो सुंदरबन नेशनल पार्क ये आपका कहाँ है? ये आपका पश्चिम बंगाल में है। यहाँ विश्व के सर्वाधिक मैंग्रोव वन क्षेत्र पाए जाते हैं। यह विश्व का एकमात्र नदी डेल्टा है जहाँ बाघ पाए जाते हैं। ये क्षेत्र मैंग्रोव के घने जंगलों से घिरा हुआ है और रॉयल बंगाल टाइगर का सबसे बड़ा संरक्षित क्षेत्र है। 4 मई 1984 को इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। अब बात करते हैं बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, कर्नाटक। तो ये भारत का सबसे बड़ा जीवमंडल रिजर्व बनाता है, जिसे नीलगिरी जीवमंडल रिजर्व के नाम से जाना जाता है। यह प्रोजेक्ट टाइगर के तहत 1973 में एक टाइगर रिजर्व के रूप में स्थापित किया गया था। अब बात करते हैं पश्चिमी घाट, और पश्चिमी घाटों से प्रश्न आपका यूपी टेट में भी पूछा गया है। भारत के पश्चिमी तट पर स्थित पर्वत श्रृंखला है। पश्चिमी घाट को जैव विविधता के विश्व के 8 ताप स्थलों हॉटस्पॉट में से एक माना जाता है। इसे 2012 में विश्व विरासत स्थल सूची में शामिल किया गया। अब है आपका काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, और ये आपका बहुत ज़्यादा फेमस है और कई परीक्षाओं में, ये ज़्यादातर परीक्षाओं में आपका पूछा ही जाता है। तो ये आपका कहाँ है? ये आपका असम में है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाले गैंडों की सबसे अधिक आबादी के लिए प्रसिद्ध है। इस राष्ट्रीय पार्क को 1985 में विश्व विरासत स्थल के रूप में घोषित किया गया है। इस पार्क को भारतीय बाघों का घर भी कहा जाता है। आप अगर इस वीडियो को 2 बार देखोगे तो यकीन मानिएगा कि आप सीटेट में अच्छे से अच्छा स्कोर अवश्य कर पाओगे। और जो भी क्लासें मैं आपको दूं, आप कंटिन्यूस उनको देखिएगा, चैनल पर बने रहिएगा। ठीक है, आपके पूरे 30 में से 30 नंबर दिलवाने की गारंटी हम लेते हैं। बस आपको हमारे हिसाब से पढ़ना होगा। प्रैक्टिस जितनी भी आपको कराई गई है आप उन्हें भी देखें। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान ये आपका मध्य प्रदेश में है। बांधवगढ़ अभ्यारण्य मध्य प्रदेश का सबसे प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यानों में से एक है। इसे 1968 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। बांधवगढ़ अभ्यारण्य बाघों के लिए प्रसिद्ध है। अब बात करते हैं रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान।
तो राजस्थान का सबसे बड़ा व प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। अब ये कहाँ का प्रथम है? ये राजस्थान का प्रथम है, ठीक है, और राजस्थान का ही ये सबसे बड़ा भी है। इसे 1955 में वन्य जीव अभ्यारण्य घोषित किया गया। ये राजस्थान के सवाई माधोपुर में है। राजस्थान में पहली बाघ परियोजना 1973-74 में रणथंभौर में आरंभ की गई थी। वर्तमान में राजस्थान में कुल 3 बाघ परियोजनाएं हैं। दूसरी सरिस्का में 1978 में व तीसरी परियोजना 2013 में मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क कोटा झालावाड़ में आरंभ की गई थी। आगे बढ़ेंगे। मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान के भरतपुर जिले में है। राज्य की तीसरी बाघ परियोजना है। इसे 9 अप्रैल 2013 को राष्ट्रीय टाइगर रिजर्व बना दिया गया है। केवला देविया घाना राष्ट्रीय उद्यान, ये भी आपका बहुत पूछा जाता है। केवला देविया घाना राष्ट्रीय उद्यान, इसे 1956 में पक्षी अभ्यारण्य घोषित किया गया। 1985 में इसे यूनेस्को की विश्व प्राकृतिक धरोहर सूची में शामिल किया गया। ये राजस्थान की नमभूमि भी है। इसे 1 अक्टूबर 1981 को रमासर साइट घोषित किया गया। रमासर नहीं, रामसर होता है, ठीक है, ये आपका रामसर होता है। रामसर साइट घोषित किया गया। इसे पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है। यह साइबेरियन क्रेन यानी सारस के आंगन के लिए प्रसिद्ध है। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश में है। इसे 2014 में प्राकृतिक विश्व विरासत स्थलों की सूची में शामिल किया गया। देश में सबसे छोटा राष्ट्रीय पार्क साउथ बटन अंडमान निकोबार में है। देश में सबसे बड़ा राष्ट्रीय पार्क हिमिस लद्दाख में है। ये भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित राष्ट्रीय उद्यान है। भारत में सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। देश का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य नागार्जुन सागर है, जो आंध्र प्रदेश में है। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान है, जो मणिपुर में है, और ये भी आपका बहुत पूछा जाता है। केबुल लामजाओ, तो ये मणिपुर में है और कैसा है? तैरता हुआ। भारत में सबसे ज़्यादा वन्य जीव अभ्यारण्य अंडमान निकोबार में है। मानस नेशनल पार्क असम में, सुल्तानपुर लेक बर्ड सेंचुरी हरियाणा में है, पेरियार नेशनल पार्क केरल, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश। अब बात करते हैं आपकी रेड डाटा बुक। विश्व संरक्षण संघ, जिसे पूर्व में अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक एवं प्राकृतिक संपदा संरक्षण संघ IUCN और IUCNNR के नाम से जाना जाता था। IUCN का पूरा नाम अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ, ठीक है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन नेचर होता है। आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही नाम याद किया करें। IUCN एक सूची जारी करता है जिसे रेड डाटा बुक के नाम से जाना जाता है, जिसमें संकटापन्न जीवों की प्रजातियों के प्रकार तथा उन प्रजातियों का वर्णन किया जाता है जो कि विलोपन के खतरे से गुजर रही है। रेड डाटा बुक में प्रकाशित जातियों को थ्रेटेंड जाति का नाम दिया गया। IUCN के 3 वर्ग संकटापन्न, शुभोदय एवं दुर्लभ प्रजातियां थ्रेटेंड जातियों के अंतर्गत आते हैं, यानी जो संकटपन्न है और जो शुभोदय हैं, यानी जिनका पुनर्उदय हो रहा है, और एवं दुर्लभ, ठीक है, जिनका जो बिल्कुल दिखती ही नहीं है, इस तरीके से। अब बात करते हैं निफेंथिस की। तो निफेंथिस नामक पौधा इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और भारत के मेघालय में पाया जाता है। ये पौधा कीड़े मकोड़े और छोटे जीवों का शिकार करता है। ये पौधा लंबे घड़े जैसा दिखता है, जिसके ऊपर पत्ती का ढक्कन लगा होता है, ये आप देख पा रहे होंगे, और इसमें से खुशबू निकलती है, जिसकी वजह से कीड़े मकोड़े उसके अंदर फंस जाते हैं। निफेंथिस पौधे को घटपर्डी पौधा भी कहा जाता है। अन्य कीटवच्छी पौधे हैं ड्रोसेरा या सनड्यूज, डायोनिया, सेरोसेनिया, यूट्रिकुलेरिया, यानी निफेंथिस के अलावा, घटपर्डी के अलावा, ये अन्य पौधे भी कीटों का शिकार करते हैं। अब है क्रोटोन पौधे। क्रोटोन पौधे जमीन के बारे में उसकी दशा को बता देते हैं, यानी सिग्नल दे देते हैं। क्रोटोन पौधे की जड़ जमीन में ज़्यादा गहरी नहीं जाती हैं। जब मिट्टी सूखने लगती है तो इस पौधे की पत्तियां सूखने लगती हैं
और झड़ने लगती हैं, जिससे मिट्टी का पता चल जाता है कि मिट्टी सूख रही है। तो ये एक प्रकार का सिग्नल होता है। अब बात करते हैं राजस्थानी ओक की। तो ऑस्ट्रेलिया में रेगिस्तानी ओक पाया जाता है, जिसकी ऊंचाई 11 से 12 फीट होती है और इसकी पत्तियां बहुत कम होती हैं। इसकी जड़ें ज़मीन के अंदर 250 से 300 फीट तक जाती हैं। और प्रश्न आपका ऐसे ही पूछा जाता है कि राजस्थानी ओक जो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, इसकी जड़ें कितनी गहरी है। पानी पेड़ के तने में जमा रहता है, यानी इसके तने में पानी जमा रहता है। जब कभी इस इलाके में पानी नहीं होता या पानी की कमी पड़ जाती है, तो वहाँ के लोग इसके तने के अंदर पतला पाइप डालकर पानी निकाल लेते हैं, यानी इसके तने में पानी का संचय होता है और पीने योग्य पानी होता है। अब बात करते हैं बरगद की। बरगद के पेड़ की लटकन उसकी जड़ें होती हैं। ये टहनियों से निकलती हैं और बढ़ते बढ़ते जमीन के अंदर चली जाती हैं। ये जड़ें मजबूत खंभों की तरह पेड़ को सहारा देती हैं। ठीक है, यानी आपने देखा होगा कि बरगद के पेड़ से ये रस्सी की भांति बहुत सी जड़ें लटकती रहती हैं और ये इसकी जड़ होती हैं। अगर ये ज़मीन में अंदर तक, यानी पेड़ को ये सहारा देने के साथ साथ इसमें से दूसरा पेड़ भी निकल आता है। तो इसीलिए अगर बरगद को ज़मीन ज़्यादा मिल जाए तो वो बहुत दूरी तक फैल जाता है। अब बात सब्जियों की करते हैं। अधिकतर सब्जियां पौधों के फूल होती हैं और कुछ सब्जियां पौधों का फल भी होती हैं। लोहा यानी आयरन, गुड़, आंवला और हरे पत्तेदार सब्जियों में मिलता है। और ये प्रश्न आपका सीटेट में ज़्यादातर पूछा भी जाता है। ठीक है, इसका क्रम पूछ लिया जाता है कि किन सब्जियों में आपको सबसे ज़्यादा आयरन मिलेगा। तो देखो, गुड़ में, आंवला में और हरे पत्तेदार सब्जियों में क्या होता है, आपका आयरन होता है। लोहा होता है, तो आयरन का ये एक आपका क्रम बना हुआ होगा, जिसमें आपका गुड़, आंवला और हरे पत्तेदार सब्जियों के अलावा कुछ और दे दिया जाएगा, या फिर आपका हरे पत्तेदार सब्जियां, आंवला या कुछ और दे दिया जाएगा इस तरीके से। लेकिन एक क्रम आपका यही होगा, गुड़, आंवला और हरे पत्तेदार सब्जियां। तो आपको इसी के साथ जाना है। अब है विदेश से आने वाली सब्जियां। ये भी आपकी बहुत पूछी जाती हैं, यानी 15 नंबर आपके ईवीएस में एनसीईआरटी बुकों से ही पूछे जाते हैं। हरी मिर्च, टमाटर, आलू आया साउथ अमेरिका से, यानी आपकी हरी मिर्च, टमाटर और आलू साउथ अमेरिका से। गोभी और मटर यूरोप से। कॉफ़ी, बीन्स और भिंडी अफ्रीका से। सोयाबीन चीन से। और ये आपको अच्छे से याद रखने हैं, ठीक है, क्योंकि ये आपके पूछे भी जाते हैं। पौधे का भाग जिसे हम खा सकते हैं, ठीक है। जड़ तो मूली, गाजर, चुकंदर, टेपियोका, शकरकंदी। और कभी कभी आपसे प्रश्न ये इस तरीके से भी पूछ लिया जाता है कि आलू का हम कौन सा भाग खाते हैं, ठीक है, मूली का हम कौन सा भाग खाते हैं, या फिर निम्नलिखित में से एक जड़ों का समूह है वृक्ष, ठीक है, पौधों में। तो फिर है आपका तना। तो तने में आपका आलू, प्याज, अदरक, यानी आलू, प्याज और अदरक ये आपकी जड़ें नहीं होती हैं, ये आपका तना होता है। पत्ती आपकी धनिया, पत्ता गोभी, अरबी, पालक, कड़ी पत्ता। बीज में आपका चना, बाजरा, सरसों, गेहूं, धान। फूल में सहजन, केला, कचनार। फली में आपकी मटर। अब बात घास की करते हैं। घास का पौधा जितना जमीन के ऊपर होता है, उससे कहीं ज़्यादा जमीन के अंदर फैला हुआ होता है। घास की जड़ें बहुत मजबूत होती हैं, इन्हें खुरपी से खोदकर निकाला जा सकता है। अब है जल्दी खराब होने वाले और कुछ दिनों तक रखे जा सकने वाले फल और सब्जियां। अब जल्दी खराब होने वाले कौन कौन से हैं आपके? पालक, केला, फूलगोभी, टमाटर, खीरा, अंगूर, बैगन। ये आपकी जो सब्जी और फल हैं, ये बहुत जल्द खराब होते हैं, ठीक है। और आपका है कुछ दिनों तक रखे जा सकते हैं। तो लौकी, आलू, प्याज तो कहीं आपकी महीनों तक रखी जा सकती है। आलू भी आपका कहीं महीनों तक रखा जा सकता है। और नाशपाती, चीकू, अदरक, अनानास ये कुछ दिनों तक रखे जा सकते हैं। अब है आपका पादपों में पारिस्थितिक अनुकूलन। तो पादपों में पारिस्थितिक अनुकूलन की बात करें तो जलोद्भिद, ये पौधे बहुत अधिक जल वाले स्थानों पर पाए जाते हैं। ये पौधे पूरी तरह से, या इनकी जड़ें, प्रकंद आदि जल में डूबे रहते हैं। जल में डूबे रहने व मंद प्रकाश के कारण ये पौधे पतले व कोमल होते हैं।
अब बात आती है शंभोद्भिद की। तो ये पौधे सामान्य स्थानों पर उगते हैं जहाँ की मिट्टी न तो अधिक शुष्क और ना ही बहुत नमी वाली होती है। ये इन पौधों को मिट्टी में ऑक्सीजन व खनिज लवण भी पर्याप्त मात्रा में मिलते हैं। स्थलीय पौधों में ये पौधे सबसे अधिक पाए जाते हैं। इसके अंतर्गत वन, बाग बगीचे, खेत आदि में उगने वाले सभी सामान्य पेड़ पौधे आते हैं। अब बात करते हैं मरुद्भिद। तो मरुद्भिद में इन पौधों को मरुस्थलीय पौधे यानी ये राजस्थान वगैरह इन जगहों पर उगते हैं जहाँ बहुत ही ज़्यादा रेत होता है, यानी तापमान भी अधिक होता है और साथ ही साथ पानी की भी कमी होती है। जहाँ मृदा में पानी की कमी होती है और तापमान अधिक होता है, जैसे मरुस्थल आदि ऐसे स्थान पर ये पौधे पाए जाते हैं। अब बात करते हैं लवणोद्भिद। जिस मिट्टी में सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट तथा मैग्नीशियम क्लोराइड की अधिकता होती है वो लवड़ी यानी खारी मिट्टी कहलाती है तथा ऐसी मृदा में उगने वाले पौधों को लवणोद्भिद पौधे कहते हैं। इन स्थानों पर जल की उपस्थिति होने पर भी पौधे मृदा से जल को अवशोषित नहीं कर पाते। अब बात करते हैं सिंचाई की। पौधों की उपयुक्त वृद्धि एवं विकास के लिए जल देने की प्रक्रिया को सिंचाई कहते हैं। पौधों को जल की आवश्यकता। हरे पौधों में उनके वजन का लगभग 80% भाग पानी होता है। पौधों की जड़ें जलीय घोल के रूप में अपना भोजन बना लेती हैं। पौधों की सभी दैहिक क्रियाएं जल की सहायता से होती हैं। जड़ें जो पोषक तत्व यानी न्यूट्रिशंस मृदा से लेती हैं उसे पत्तियों तक भेजना जल की उपस्थिति में ही होता है। अब बात सिंचाई की विधियों की करेंगे। जल प्लवन या प्रवाह विधि। तो ये विधि खेत में पलेवा करने या धान में सिंचाई करने हेतु प्रयोग में लाई जाती है। क्यारी या बराह विधि। इस विधि में खेत में छोटी छोटी क्यारियां तथा बरहे बना लेते हैं। बरहे इस प्रकार बनाए जाते हैं कि पानी को अधिक चक्कर न काटना पड़े और उसके दोनों ओर की क्यारियों की सिंचाई हो सके। अब है कूड़ विधि। ये सिंचाई की अत्यधिक प्रचलित विधि है। फसलों की दो पंक्तियों के बीच में पतली नाली बना ली जाती है जिन्हें कूड़ कहते हैं। गन्ना, आलू, चुकंदर, शकरकंद आदि मेड़ों पर बनाई जाने वाली इन फसलों में इस विधि से सिंचाई की जाती है। अब आपकी थाला विधि। इसमें छोटे छोटे वृत्ताकार समतल थाले पेड़ों के चारों तरफ बनाए जाते हैं। जल इन थालों में दिया जाता है। आमतौर पर यह विधि वृक्षों की सिंचाई के लिए अपनाई जाती है। जायद की फसलों में जैसे खरबूजा, तरबूज, ककड़ी, तोरई आदि की सिंचाई के लिए भी इसी विधि का प्रयोग किया जाता है। आपकी 3 तरह की फसलें होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? एक तो आपकी जायद की होती है, एक आपकी खरीफ की होती है और तीसरी आपकी रबी की होती है। ठीक है, तो आप कमेंट करके हमें अवश्य बताएं कि रबी की फसल कब से कब तक बोई जाती है। ठीक है, इसका बोने का टाइम और काटने का टाइम कौन सा है। तो रबी की फसल का आप हमें समय कमेंट करके अवश्य बताएं। अब है आपका छिड़काव विधि। इस विधि में फुलवारियों पर पानी छिड़ककर सिंचाई की जाती है। जिन क्षेत्रों में पानी की कमी होती है तथा भूमि समतल नहीं होती वहाँ पर इस विधि का प्रयोग लाभदायक रहता है। ड्रिप या सिंचाई विधि। इस विधि में सिंचाई के जल को पौधों के जाड़े क्षेत्र में बूंद बूंद करके दिया जाता है। इस विधि में बाष्पीकरण की क्रिया द्वारा जल हानि नहीं के बराबर होती है। इस विधि में पीवीसी की पाइपलाइन खेत में बिछाई जाती है। अब बात जड़ों की करते हैं। या कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं आपके, जैसे जड़ें पौधों को सहारा देती हैं, जल तथा खनिजों को अवशोषित करती हैं। जिस मैदान में 1 टिन बीज बोए जाते हैं उसे 1 टिन जमीन बोलते हैं। कुछ पौधे बिना बोए खेतों में अपने आप उगाते हैं, इन्हें खरपतवार कहते हैं। यानी ये जो भी फसल होती है उन फसलों के साथ उगाते हैं बिना बोए हुए। इन्हें निकालना जरूरी होता है, नहीं तो सारा खाद और पानी ये ही ले लेंगी और फसल कम होगी। कुछ पौधे बिना बीज के उगते हैं, जैसे गुलाब, गन्ना और केला आदि। छोटे पौधों की जड़ें जमीन के अंदर 2 से 10 इंच तक अंदर होती हैं। बड़े पौधों की जड़ें जमीन के अंदर 10 फीट से भी ज़्यादा गहराई तक जाती हैं। मुरझाए हुए पौधों को पानी देने से उनकी पत्तियां फिर से हरी हो जाती हैं।
क्योंकि जमीन से मिलने वाले आवश्यक पोषक तत्व पानी के सहारे ही पत्तियों तथा पौधों के अन्य भाग तक जाते हैं। प्रकाश संश्लेषण की बात करेंगे। पत्तियां पादप की खाद्य फैक्ट्रियां हैं। जल एवं खनिज वाहिकाओं द्वारा पत्तियों तक पहुंचाए जाते हैं। ये वाहिकाएं नली के समान होती हैं तथा जड़, तना, शाखाओं एवं पत्तियों तक फैली होती हैं। पत्तियों में एक हरा वर्णक होता है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं। क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश यानी सौर प्रकाश की ऊर्जा का संग्रहण करने में पत्ती की सहायता करता है। इस ऊर्जा का उपयोग जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड से खाद्य संश्लेषण में होता है। क्योंकि खाद्य संश्लेषण सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है, इसलिए इसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। पत्तियों द्वारा सौर ऊर्जा संग्रहित की जाती है तथा पादप में खाद्य के रूप में संचित हो जाती है। अब बात हम झूम खेती की करते हैं। झूम खेती के बारे में पहले भी हम पढ़ चुके हैं। झूम खेती का तरीका बिल्कुल अलग है। एक फसल काटने के बाद जमीन को कुछ साल तक ऐसे ही छोड़ देते हैं, उसमें खेती नहीं करते। इस जगह जो बांस या जंगल उग जाता है उसे उखाड़ते नहीं, बस गिराकर जला देते हैं। ये राख जमीन में खाद का काम करती है। जमीन को जलाते हुए आसपास के पेड़ न जलें, जंगलों को नुकसान न पहुंचे, इसका भी ध्यान रखना पड़ता है। फिर जब इस जमीन में खेती की बारी आती है तो जमीन को जोता नहीं जाता, मिट्टी को हल्के से हिलाकर बीज छिड़क देते हैं। एक ही खेत में अलग अलग तरह के बीज जैसे मकई, सब्जियां, मिर्च और चावल बोए जाते हैं। फसल के समय भी अनचाही घास और पौधों को उखाड़ते नहीं हैं, उन्हें गिरा देते हैं ताकि वे जमीन की मिट्टी में मिल जाएं। इससे भी जमीन उपजाऊ बनती है। स्थानांतरित खेती या झूम खेती उत्तरी, पूर्वी, पर्वतीय तथा आदिवासी क्षेत्रों में की जाती है। इसे जनजातीय कृषि भी कहा जाता है। और प्रश्न आपका ये भी पूछा जाता है कि कहाँ की जाती है, तो आपको हमेशा याद रखना है उत्तर पूर्वी पर्वतीय क्षेत्रों में या आदिवासी क्षेत्रों में। कुड़कू झारखंड की एक आदिवासी जनजाति है। कुड़कू भाषा में जंगल को तोरंग कहते हैं। और प्रश्न आपका ये भी बनता है। अब बात जंगल की करते हैं, तो जंगल अधिकार कानून 2007 के अनुसार जो लोग 25 सालों से जंगलों में एक जगह रह रहे हैं, तो ये कानून उन्हें अधिकार देता है कि वह इस जंगल पर जो चाहे वह उगा सकते हैं, उन्हें हटाया नहीं जाएगा। जंगल का संरक्षण वहाँ की ग्राम सभा करती है। खानों की खुदाई और बांधों का निर्माण करने से जंगल खत्म होते जा रहे हैं। कृषि एक प्राथमिक क्रिया है। फसलों, फलों और सब्जियों, फूलों को उगाना, पशुधन पालन भी इसमें शामिल है। विश्व में 50% लोग कृषि से संबंधित क्रियाओं में शामिल हैं। भारत की 2/3 जनसंख्या अब तक कृषि पर निर्भर है। जिस भूमि पर फसलें उगाई जाती हैं कृषिगत भूमि कहलाती है। एक ही प्रकार की फसल उगाने से और कहीं केमिकल को यूज करने से जमीन बंजर हो जाती है। यानी बार बार एक ही फसल को हम किसी खेत में उगाते रहते हैं तो जमीन क्या हो जाती है, बंजर हो जाती है। अब बात जड़ों, पत्तों, शाखाओं के सड़ने से और केंचुओं के मल से जमीन उपजाऊ बनती है। अब बात बीजों की करेंगे। बीजों को प्राचीन समय से सूखी लौकी में रखकर उस पर मिट्टी का लेप कर देते थे और नीम की पत्तियां इन्हें कीड़ों से बचाती थी। यानी पुराने जमाने में बीजों को किस तरह से संरक्षित किया जाता था। पौधे स्वयं भी अपने बीजों को दूर फेंक देते हैं और कपड़ों में चिपक कर तथा पानी के जरिए भी ये एक जगह से दूसरी जगह पहुंचते हैं। और कुछ पक्षी भी खा लेते हैं, तो उनके मल द्वारा, ठीक है, जो भी वो बीट करते हैं तो उसके द्वारा भी ये दूर दूर तक पहुंचते हैं। सोयाबीन की फलियां पककर फट जाती हैं और उसमें से बीज बाहर निकल जाते हैं। काली मिर्च, सौंफ, गेहूं आदि बीज होते हैं। नाशपाती, भिंडी, करेला, खीरा, टमाटर, चीकू आदि में बीज होता है। यानी इन सब में बीज अंदर पाया जाता है, ठीक है। ये फल होते हैं हमारे और ये स्वयं ही बीज है। जैसे आपकी काली मिर्च है, सौंफ है, गेहूं है, ठीक है, बाजरा है। मिट्टी में गोबर मिलाने से मिट्टी में कीड़ा नहीं लगता। कपड़े में बंधा हुआ बीज पानी में भिगोए गए बीज की तुलना में जल्दी से अंकुरित हो जाता है, क्योंकि कपड़े में बीज सांस लेने में सक्षम है। यदि बीज को कपड़े में बांध दिया जाए और उनमें से आधे अंकुरित हो जाएं और आधे नहीं, तो इसका कारण होता है बीज क्षतिग्रस्त थे।
बीच बीच में से टूट गए थे, बीच में कीड़े लग चुके थे। यानी पहले बीजों को भिगाया जाता है और फिर सूती कपड़े में उनको बांध दिया जाता है। आपने देखा भी होगा घर में चनों को इसी तरीके से अंकुरित किया जाता है खाने के लिए। बीन पार्टी के बाजे, बीन, तुम्बा, खंजरी और ढोल के अलावा बाकी तीनों बाजे सूखी लौकी से बनाए जाते हैं। यानी ढोल को छोड़ करके, और प्रश्न आपका ये कहीं बार पूछा गया है सीटेट में, ठीक है। तो ढोल को छोड़ करके ये तीनों किससे बनाए जाते हैं? ये सूखी लौकी से बनाए जाते हैं। अब वह बात मनुष्यों में पोषण की। तो मनुष्यों में भोजन करने से लेकर पाचन तक की प्रक्रिया मुख्य रूप से 5 चरणों में पूरी होती है। अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण और उत्सर्जन। अब अंतर्ग्रहण किसे कहते हैं? भोजन प्राप्त तथा ग्रहण करने की प्रक्रिया को अंतर्ग्रहण करते हैं। ये मुख से शुरू होती है, ठीक है। पाचन, भोजन में पोषक तत्व जटिल रूप से उपस्थित होते हैं। पोषक तत्वों के जटिल रूप को साधारण पदार्थों में बदलने की प्रक्रिया को पाचन कहा जाता है। ये प्रक्रिया पाचन तंत्र में उपस्थित विभिन्न अंगों के द्वारा की जाती है। अब है अवशोषण। पोषक तत्वों को पाचन के बाद रक्त में मिलाने की प्रक्रिया को अवशोषण कहा जाता है। अवशोषण की प्रक्रिया पूर्ण रूप से क्षुद्रांत्र तथा आंशिक रूप से बृहदांत्र में पूरी होती है। स्वांगीकरण, अवशोषण के बाद उन पोषक तत्वों का शरीर की वृद्धि तथा विकास के लिए उपयोग होने वाली प्रक्रिया को स्वांगीकरण कहते हैं। अवशोषित पदार्थों का स्थानांतरण रुधिर वाहिकाओं द्वारा शरीर के विभिन्न भागों तक होता है, जहां उनका उपयोग जटिल पदार्थों को बनाने में किया जाता है। इस प्रक्रिया को स्वांगीकरण कहते हैं। अब है उत्सर्जन। भोजन के पाचन के बाद बिना पचे हुए भोजन को शरीर द्वारा बाहर निकालने की प्रक्रिया उत्सर्जन कहलाती है। अब है मानव में पाचन। भोजन एक सतत नली से गुजरता है जो मुख गुहिका से शुरू होकर गुदा तक जाती है। इस नली को विभिन्न भागों में बांट सकते हैं। मुख गुहिका, ग्रास नली या ग्रसिका, आमाशय, क्षुद्रांश यानी छोटी आंत, बृहदांश बड़ी आंत, मलद्वार या अथवा गुदा, ये सभी भाग मिलकर आहार नाली यानी पाचन नली का निर्माण करते हैं। आमाशय की आंतरिक भित्ति, क्षुद्रांश तथा आहार नाल से संबंधित भिन्न ग्रंथियां जैसे कि लाल ग्रंथि, यकृत, अग्नाशय पाचक रस स्रावित करती हैं। पाचक रस जटिल पदार्थों को उनके सरल रूप में बदल देते हैं। आहार नाल एवं संबंध ग्रंथियां मिलकर पाचन तंत्र का निर्माण करते हैं। तो आज की वीडियो में हम सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे क्योंकि वीडियो आपकी बहुत लंबी होती जा रही है। तो कल की वीडियो में हम ये बाकी की जो भी चीज़ें हैं उन्हें पढ़ेंगे। डेली आपको ये वीडियो मिलती रहेंगी और साथ ही साथ आपको वन लाइनर भी मिलना ईवीएस के 1-2 दिन में शुरू हो जाएंगे, ठीक है। वैसे तो ये भी वन लाइनर का भी काम करते हैं और साथ ही साथ आप ये पूर्ण NCERT बुकों पर आधारित हैं आपके। तो आप ये वीडियो बिल्कुल भी मिस ना करें, अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। आप चैनल पर बने रहें, सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।